Good morning, beta. How are you? Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. We morning, are fine. ma'am. And what about you? I'm also fine. And देखिए आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ कब कैसे शुरू हुई कैसे जानते हैं हम उसके बारे में। तो आज इसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमें और साथ में एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है। एंड आई होप आप सभी पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए होंगे। किया है आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिर यस, तो अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था। जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखते थे। डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड रखना वो ऐसा सोचते थे कि जब डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, तब आगे आने वाले टाइम में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर उस पर डिबेट की जा सकती है या फिर ये देखा जा सकता है कि पुरानी कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर थी। तो इसलिए इन बहुत सारे कारणों से वो सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते थे। तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये था हमारा कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो जो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट जो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जिन्हें वो रखते थे संभाल के, उन रिकॉर्ड से हमें कौन सी जानकारी नहीं मिल सकती। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि यहाँ पर हमें किसकी जानकारी नहीं मिलती है इन रिकॉर्ड से। जो आम लोग हैं यानी कि जो लोकल पब्लिक है उनकी। देखिए क्योंकि ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड थे तो इनमें वही लिखा जाएगा जो भी गवर्नमेंट में चलता था या फिर जो उनके थॉट्स थे, जो उनकी पॉलिसी थी, जो वो बनाना चाहते थे, जैसा वो ड्रीम देखते थे कि कैसा हम इंडिया को बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता लग सकती है। लेकिन उस समय जो लोकल पब्लिक है वो किस कंडीशन में रह रही थी, कैसे सर्वाइव कर रहे थे वो लोग, क्या क्या उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये नहीं मालूम चलेगा हमें। देखिए तो यस, दे विश टू प्रिजर्व। नहीं, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। तो ये जो विशाल भंडार है रिकॉर्ड्स का, इनसे हम बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। तो ये केवल हमें वही बताएंगे कि सरकारी लोग जो गवर्नमेंट से जुड़े थे, सरकार से, वो क्या सोचते थे। दूसरी चीज कि व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखते थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और वो भावी पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते थे, कैसे बनाने की इच्छा रखते थे। तो ये सारी चीजें तो हमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पता लग सकती है। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प द अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल इन द कंट्री फेल्ट। लेकिन इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि जो देश के बाकी लोग थे वो क्या फील कर रहे थे, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और इसके पीछे उनके क्या एक्शन थे, वो कौन से काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं पता लगेगा हमें लोकल पीपल के बारे में, अदर पीपल्स के बारे में, गवर्नमेंट सरकार के अलावा। तो फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अब इसके लिए हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा, सरकारी रिकॉर्ड्स से तो पता नहीं लगने वाला है। तो अगर हमें उन लोगों के बारे में जानना है तो हम कहाँ से जानेंगे। तो when we begin to search for these other sources we find in Deming Cranky। अब देखिए अगर हमें बाकी लोगों के बारे में जानना है तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं रिकॉर्ड्स में, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बाकी लोगों के बारे में जान सकते हैं। क्या है वो? दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन उनको पाना, और जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड संभाल के रखे गए हैं, ये आर्चिव में रखे गए हैं, तो ये हमें इजिली मिल जाएंगे। लेकिन जो बाकी रिकॉर्ड्स है इन्हें ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर अब हमें बाकी लोगों के बारे में जानना है तो हम क्या क्या ले सकते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों ने जो अपनी डायरी लिखी है। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, जो यात्री आए थे उन्होंने जो अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। यहाँ पर दार्शनिक होते हैं जो किसी बात से किसी बिल्डिंग को देखने आते हैं या फिर इसके जिसके भी बारे में जो चीजें लिखते हैं। ट्रैवलर्स दूसरे जो केवल यात्रा यात्रा करने आए थे। या फिर आप देखिए दूसरी
ऑटोबायोग्राफी से हमें पता लग सकता है जिस किसी ने भी जीवनी लिखी हो, एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। तो किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जो जीवनी लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसको पढ़ के हम लोग जान सकते हैं। एंड इसके अलावा जो पॉपुलर बुकलेट्स हैं, जो उस टाइम की मैगजीन्स थी, उनसे भी हमें पता लग सकता है, जो उस टाइम के लोकल बाजार में बिकती होगी। तो ये सारी ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे हम गवर्नमेंट के अलावा बाकी लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशू वर डिबेट इन पब्लिक। तो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, छापे खाने का आविष्कार हुआ, न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगे, पब्लिश होने, बुक्स भी पब्लिश होने लगी, और इधर उधर कई कारणों पर डिबेट भी होने लगी पब्लिक में। अब हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे एंड रिफॉर्मर थे, तो नेता और समाज सुधारक, इन दोनों ने अपने आइडियाज को लिखा है मैगजीन्स में, बुक्स में। इसके अलावा जो पोइट्स हैं या फिर नॉवलिस्ट हैं जो उपन्यास लिखते थे, इन सभी ने अपनी फीलिंग को दिखाया है। तो हम इनकी लिखी गई बुक से उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और प्रॉब्लम है, अभी एक क्वेश्चन और रहता है, लोकल पीपल, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उसके बारे में कैसे जानेंगे हम? क्योंकि अभी तो ये जो लोग हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में लिखा गया, जो यात्री आएंगे वो भी आम जनता के बीच में तो नहीं घूमेंगे, वो किसी राज दरबार में ही रहेंगे, किसी शाही घराने के ही साथ रहेंगे। दूसरी चीज, जो अभी मैगजीन्स हमने पढ़ी है, तो आप आज के टाइम की भी मैगजीन्स पढ़ते हैं क्या? उसमें लोकल पर्सन के बारे में बताया जाता है? ज्यादा नहीं मालूम चलता ना। नो मैम। तो अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि अगर हमें अभी उन लोगों के बारे में पढ़ना है जो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में थे, क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उनके बारे में कैसे जान पाएंगे हम? ये नहीं भी आया हमें। चलिए भी आगे देखते हैं। तो ऑल दीज सोर्सेज however were produced by those who were literate। देखिए अभी यहाँ पर भी वही पैराग्राफ दे दिया है। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें उन लोगों के बारे में पता लगेगा जो लिटरेट थे, साक्षर थे, जो लोग पढ़े लिखे थे। From this, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants। तो यहाँ पर भी, यानी कि अभी ये जो सोर्सेज हमने पढ़े हैं ऊपर, जीवनी या फिर किसी का जो यात्रा वाला वो लिखा हुआ है, या फिर मैगजीन से, या फिर न्यूज़पेपर से, या फिर लीडर्स के थॉट से, इन सभी सोर्सेज से हमें उन लोगों के बारे में नहीं मालूम चलेगा जो पढ़े लिखे नहीं थे। यानी कि जो ट्राइबल हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, या फिर जो गरीब किसान थे, उनकी लाइफ कैसी थी ये अभी भी नहीं पता लगेगा हमें। द वर्कर्स इन द माइन, जो खदान में काम करते हैं वर्कर, उनकी भी लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा। और कौन? पुअर और द स्ट्रीट, गली में रहने वाले बहुत ही गरीब लोग। तो गेटिंग टू नो देयर लिव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। अब इनके बारे में जानना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम इनके बारे में नहीं जान पाएंगे? तो yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done। तो इनके बारे में जानना, जो कि बहुत ही कठिन काम है, आपको आगे बुक के इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि इन लोगों के लाइफ के बारे में हमारे हिस्टोरियन ने कैसे ढूंढ के निकाला है। क्योंकि अभी आगे ना हमें इन लोगों की भी लाइफ बताई है, गरीब किसानों की भी, माइन में काम करने वाले लोगों की, जो लोग खेतों में मजदूरी करते थे, इन सभी की लाइफ के बारे में हमें बताया है आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो हमारे हिस्टोरियन ने कहाँ से ढूंढ के लिखा है इसे, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। चलिए, तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने कौन कौन सी चीजें यहाँ पर शुरू की, जैसे कि भी रिकॉर्ड रखना शुरू किया, सर्वे किया हर जगह का घूम घूम के। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें हमें उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कहाँ पर फैक्ट्री लगाई, सबसे पहले किस चीज की फैक्ट्री लगाई, किन लोगों को वहां पर रखा काम करने के लिए, और दूसरी चीज, क्या वो सही सैलरी देते थे, या फिर क्या वर्कर उनकी फैक्ट्री में काम करके खुश थे। तो ये सारी चीजें अभी हमें आगे आने वाले चैप्टर में पढ़नी है। ओके। यस मैम। यस मैम। एक 1857 के रिवॉल्ट का एक डायग्राम दिया था, ये रहा। यस,
तो ये दिया हमें तो रिबल्स ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। Images need to be carefully studied for they project the viewpoints of those who certain them. So these image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. तो ये जो पिक्चर दी गई है आपको, ये किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है। किस मतलब जो वो लोग बुक लिखते थे तो उन बुक्स में काफी जगह इस टाइप की पिक्चर बनाई गई है, और उसी ब्रिटिशर्स ने जो बुक्स लिखी हैं उसी बुक से ये पिक्चर ली गई है। आगे देखिए क्या बताया इसमें। तो ये 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, उसके बाद ये पिक्चर बनाई गई है। द कैप्शन एट द बॉटम सेज Mutinous Scipio that share the loot. In British representation, the rebels appear as a greedy, vicious, and brutal. You will read about the rebellion in chapter number 5. तो अभी chapter number 5 में हमें पढ़ना है इस 1857 रिवॉल्ट के बारे में। तो पूरा चैप्टर इसी के बारे में होगा कि लोगों ने कहाँ से लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी, कौन कौन से हथियार यूज किए थे, अंग्रेजों ने कैसे उस विद्रोह को खत्म कर दिया। ये सारी चीजें अभी हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़नी है। चलिए, तो अभी ये ब्रिटिशर्स ने जो बुक लिखी है उनकी बुक से ये पिक्चर ली गई है। तो उन्होंने इस रिवॉल्ट की पिक्चर ड्रॉ की। तो क्या मानते थे वो इस रिवॉल्ट के बारे में? देखिए क्या लिखते हैं ना वो इस पिक्चर के नीचे। जो सिपोय है, यहाँ पर सिपोय यानी कि सिपाही, सैनिक। तो सिपोय शेयर द लूट। अब ब्रिटिशर्स का जो रिप्रेजेंटेशन था, उनका मानना क्या था कि ये जो रिबल्स है, इसमें जितने भी लोग विद्रोही थे, मतलब जो लड़ाई कर रहे थे, जो सैनिक थे, वो कौन कौन थे? एक तो लालची, दूसरे विशियस, ये धूर्त मक्कार के लिए यूज किया जाता है, ब्रूचुअल। तो जितने भी बेकार लोग थे, जो लालची थे, जो मतलब लूटपाट करते थे, केवल वही लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे। जो सही जनता थी ना, जो सभ्य लोग थे, उन्होंने विद्रोह में कोई भी मतलब उन लोगों ने विद्रोह में कोई भी लड़ाई नहीं छेड़ी। और एक चीज और है, आपको पता है जब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो हमारे इंडिया के सारे पार्ट में लड़ाई नहीं हुई थी। कुछ स्टेट ऐसे थे जो आराम से बैठे हुए थे, वहां के राजा भी बैठे थे आराम से, ये सोच के कि हमें अंग्रेज दे तो रहे ही है, पेंशन दे रहे हैं, और हम लोग आराम से खा पी रहे हैं, तो हम लोग लड़ाई क्यों करें। और यही कारण था कि ये रिवॉल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ये फिलहाल हम 1850 ये जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट के जो राजा थे वो जो ऐसे ही बैठे हुए थे, जिन्होंने लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं दिया। ओके, चलिए। यस मैम। यस, ये एक रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। ये देखिए 1946 का दिया हुआ है। द colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ship of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of report the Home Department got from the different dockyard. अब ये दिया है, देखिए इंडियन नेवी के लिए जो जल यात्रा के जो सैनिक थे 1946 में, बॉम्बे का दिया है। Arrangements have been made for the army to take over ship and establishment. Royal Navy ships are remaining outside the harbor. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये देखिए, क्योंकि ये रिवॉर्ड से रिलेटेड है। जब हम लोग विद्रोह छेड़ रहे थे ना, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि मानव के उपयोग के लायक नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो उपयोग लायक नहीं है? तो ये हमें न्यूज़पेपर से पता लगता है। देखिए, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी न्यूज़पेपर से हमें अलग अलग एरिया में जो आंदोलन चल रहे थे, जो मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, उनके बारे में पता लगता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है जहाँ पर पुलिस स्ट्राइक हुई थी 1946 में। तो इसमें देखिए क्या बताया है, जो 2000 से ज्यादा जो पुलिस थे, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया कि जो हमें खाना दिया जा रहा है वो हम नहीं खाएंगे। पुलिस चौकी में जो खाना आ रहा है उसे हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारे खाने लायक नहीं है। इसे हम क्या, कोई जानवर भी नहीं खा सकता, ऐसा मानना था उन लोगों का। यही बताया गया है यहाँ पर।
यस, एक तो उनकी सैलरी कम थी, दूसरा बहुत ही खराब क्वालिटी का खाना आता था उनके लिए। तो और ये वाली न्यूज बहुत और भी काफी सारे पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी गई थी कि जो खाना हमें दिया जा रहा है वो हम लोग नहीं खाएंगे। देखिए 1946 की बात है, यानी कि आजादी से 1 साल पहले। तो जो हमारे इंडियन जो पुलिस वर्कर थे, जो पुलिस में थे सभी, वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें कम सैलरी दी जा रही है, और हमारे बजाय जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर रखे गए हैं उनकी सैलरी ज्यादा है, उनको खाने के भी लिए बढ़िया मिलता है। और जो इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं या फिर जो इंडिया के जो पुलिस वर्कर हैं, उनको सैलरी भी कम दी जा रही थी, और दूसरा जो उनके लिए खाना आता था वो बहुत ही खराब था। देखिए इसी खाने के लिए कहा गया है इवन कैटल वुड नॉट ईट, इसे जानवर भी नहीं खा सकते, तो हम लोग क्या खाएंगे। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो चैप्टर सभी को समझ आ गया, किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No, ma'am. No. ओके, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। देखिए सबसे पहला है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। चलिए तो सबसे पहले गौरव से स्टार्ट करते हैं। यस गौरव, यू टेल। False. अनुभव, यू टेल बेटा। Ma'am, false. फॉल्स। चलिए प्रशांत, आपको बताना है इसमें क्या चीज रॉन्ग है। मैं 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड की, लेकिन एक वर्ड गलत है यहाँ पर। ब्रतनीश, मैम ब्रिटिशर्स होगा क्रिश्चियन की जगह पे। क्रिश्चियन की जगह क्या आएगा, ब्रिटिश। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन दिया हुआ है, क्रिश्चियन की जगह क्या आना चाहिए, ब्रिटिश। तो ये फॉल्स हो जाएगा अभी हमारा। चलिए सेकंड पे आते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि देश के लोग क्या सोचते थे। प्राची। Ma'am, false. ओके गौरव, यू टेल। Ma'am, false. फॉल्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या पता लगता है कि ऑफिशियल वर्कर क्या सोचते थे, हमारी कंट्री के लोग क्या सोचते थे, ये नहीं। फिलहाल इसमें कंफ्यूजन लग रही है मुझे, एक मिनट ऊपर कंफर्म कर लेते हैं। ऑफिशियल थॉट मालूम चलता था इसमें। यस, फॉल्स होगा ये, ठीक है। चलिए भी आते हैं नेक्स्ट पे। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर effective एडमिनिस्ट्रेशन। यस मुस्कान, यू टेल। Ma'am, true. ट्रू। तो बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे करने से हमें सारी जगह की डिटेल मिल जाएगी, हम जान पाएंगे कैसा किस एरिया में कैसी जमीन है, कैसे लोग हैं, कहाँ पर किस टाइप की फसलें उगती हैं, और इससे फिर हम लोग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों करना है, 5 नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को जिन कालखंडों में बांटा था उसमें क्या समस्याएं थी। यस अभिषेक, यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, the problem with the periodization of Indian history that James Mill offered was that he divided the Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim, and British. And according to him, he represent all the progress and civilization. But before the British rule, there was many darkness, religious tolerance, etc.
Okay, Gaurav, you tell beta. Yes, ma'am. The problem with the produce of Indian history that James Mill offers is the superiority of British throne over Hindus and Muslims. James Mill has put Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British, claiming that it is necessary to introduce Europeans, manners, arts, constitution, and laws in India. Muskan, you tell. Ma'am, the problem that James Mill divided the Indian history in his history was that he divided the Indian history into three parts that are Hindu, Muslim, and British. But it was not paid for all the religions because except them from these religions when he divided there were many other religions too. वेरी गुड. चलिए तो सबसे पहले देखिए हमारे कहाँ से स्टार्ट करेंगे. जेम्स मिल ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में. जेम्स मिल जो कि स्कॉटिश थे, इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. इन्होंने अपनी बुक को जो उनकी बुक थी 3 वॉल्यूम वाली, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. लेकिन इसमें काफी सारी प्रॉब्लम थी. क्यों? क्योंकि देखिए क्या था, एक ही टाइम पर इन्होंने धर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हिस्ट्री को, रिलीजन को बेस मान के. लेकिन एक ही टाइम पे किसी एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले राजा नहीं आए. अलग अलग राजा एक ही टाइम पर होते थे. आंसर तो इसका बहुत बड़ा हो जाएगा. चलिए इसमें केवल आपको 2 या 3 पॉइंट ही ऐड करने हैं. इसमें तो काफी सारे पॉइंट दिए हुए हैं. ओके, कर लेंगे सभी इसका आंसर. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको केवल Yes, ma'am. 2 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं लिखने. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Why did the British preserve official documents? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल इस चैप्टर का. जो ब्रिटिश है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को क्यों संभाल के रखते थे? अनुराग, यू टेल. यस अनुराग, ऑन माइक. चलिए और कौन बताएगा? गौरव, यू टेल बेटा. Yes, ma'am. Some Britishers has preserved official documents because they thought if they write and record everything, it will later be easier for them study and serve them as a proof and proof of all the decisions they had taken. अभिषेक, यू टेल. Yes, ma'am. And the British preserve official document because these serve the proof of their official thought, what they wished, what they interested in, etc. यस मुस्कान, यू टेल. British preserve official documents because it helps us to know about the official records of the past. यस प्राची है, जो प्राची डिस्कनेक्ट हो गई है. यस प्राची, यू टेल. प्राची आवाज आ रही है बेटा आपको? ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है. व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स?
Yes, ma'am. The British believed that by preserving official documents, it would be easier for them or any other person to know about the decisions taken in the past. One can study the notes and reports that were prepared in the past. These copies may be prepared and used in present time of needed so. यस वेरी गुड। तो देखिए ये ब्रिटिशर्स जो है सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड को संभाल के रखते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लिख के रखा जाता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, सारी इंस्ट्रक्शन के लिए या फिर प्लान जानने के लिए, पॉलिसी के लिए, डिसीजन जानने के लिए, क्या एग्रीमेंट हुआ था। तो इन सारी चीजों के लिए वो क्या करते थे, रिपोर्ट इन राइटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते थे। ओके Yes, ma'am. चलिए भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यही करना है, फिफ्थ नहीं करना है आपको। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? यस मुस्कान। Ma'am, the information historians get from old newspaper are different from that found in the police reports. Are that the old newspapers, when any historians read the old newspaper, it can change their views. But when they found the information in police reports, then they can believe, and it was the reality. यस अभिषेक यू टेल। Yes, ma'am. And the information historians get from the old newspaper be different from the found in the police report is that the the information that get from the old newspaper were varied and the information that were found from the police report were limited and localized. तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे जो हिस्टोरियन इंफॉर्मेशन गेट करते थे न्यूज़पेपर के थ्रू, वो किसी पुलिस रिपोर्ट में से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी दोनों कैसे अलग थे एक दूसरे। तो एक चीज है, देखिए जो न्यूज़पेपर से जो हमें नॉलेज मिलती है वो कभी कभार फेवरेबल भी हो सकती होगी, क्या कहते हैं वो बियास, पक्षपात पूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि जो रिपोर्टर हैं वो अलग अलग एरिया में न्यूज कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। देखा है ना आपने आज के भी टाइम पे। तो Yes, ma'am. हम लोग जो न्यूज पढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर हम लोगों ने लिया हुआ है, वो कौन से रिपोर्टर ने किस नजरिए से ऐड किया, मतलब किस नजरिए से कैप्चर किया, क्या चीजें उसने ऐड की होगी। दूसरी चीज जो पुलिस रिकॉर्ड से हमें जो नॉलेज मिलेगी, जो पुलिस रिकॉर्ड रखा गया है, यानी कि उन्होंने देखिए जैसा देखा था, जो जो स्कीम चलाई, जो जो अपराध हो रहा था उस टाइम पे, या फिर जो प्रॉब्लम वो लोग सफर कर रहे थे, वो चीजें लिखी जाएंगी। तो यहाँ ये लगता है यानी कि मतलब न्यूज़पेपर से ज्यादा अप्रोप्रिएट जो होगी न्यूज, वो कौन सी होगी, जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू हमें मिलेगी। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये केवल ऐसे डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है आपको। ओके Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये नोटबुक में करना है आपको। ये आज का आपका होमवर्क है। एंड वर्ड मीनिंग जो पूरे चैप्टर के लिख चुके हैं बिल्कुल ठीक है, अब जिन्होंने नहीं लिखी है उन्हें कंप्लीट करनी है और सेंड करनी है। Yes, ma'am. तो अभी आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है? सिविक्स। Civic. यस सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ना है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। Yes, ma'am. चलिए तो आज के लिए इतना ही।
सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। Goodbye.